नमस्ते। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बारे में कि आखिर क्यों ये युद्ध है समाप्त नहीं हो रहा है। लगभग 3 साल से चले आ रहे इस भीषण युद्ध को समाप्त करने की कोशिशें मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। रूस और यूक्रेन आखिर क्या चाहते हैं, किसके क्या उद्देश्य हैं कि ये युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद, यूरोप के प्रयासों के बावजूद ये युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या इसकी जटिलताएं हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है और कैसे इसको समाप्त किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। इसके पीछे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और वो क्या चाहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी कहानी स्टोरी है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि है, वो आपको समझ आएगी। सबसे पहले इसके सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो रूस है, जिसने युद्ध की शुरुआत की थी। कि क्यों, आखिर उसके क्या उद्देश्य हैं कि युद्ध को उसको स्टार्ट करना पड़ा और अब फिनिश नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात कि वो यूक्रेन के लिए चाहते हैं कि वो नाटो का सदस्य नहीं बने, क्योंकि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो पूरा पश्चिम रूस के सीमा पर चला जाएगा। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे भारत के चारों ओर चीन अपना घेरा बना रहा है, कि जैसे श्रीलंका में उसने अपना बेस बना लिया, बांग्लादेश में बना लिया, तो वो तुरंत उसका जो एक्सेस है वो भारत में हो सकता है। ठीक वैसे ही पूरा यूरोप, यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो इसकी सेनाएं और यूरोप का पूरा एक्सेस है वो रूस के बॉर्डर तक चला जाएगा। और रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सुरक्षा में सेंधमारी करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन पहले उसी का हिस्सा था और रूस ये इस बात की गारंटी दे देना चाह रहा है कि इसकी सुरक्षा हम देंगे नाटो के बजाय। तो ये सबसे बड़ा उसका पॉइंट है रूस का कि नाटो यहाँ नहीं आए, और नाटो की जिद है कि वो यूक्रेन को, और यूक्रेन की भी है कि वो नाटो में शामिल हो। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस युद्ध को समाप्त करने की वो है नाटो। दूसरा, रूस जो 2014 में जो क्रीमिया को कब्जा लिया था और 2022 में जो डोनबास के ऊपर कब्जा किया था वो वापस नहीं लौटाना चाहता। ये रूस का अपना एक स्टैंड है कि उन दोनों क्षेत्रों को, स्टेट्स को वो लौटाना नहीं चाह रहे हैं। और वैसे भी लगभग रूस ने यूक्रेन की 20% भूमि है वो कब्जा ली है, और वहाँ से वापस लौटना 3 साल की लड़ाई के बाद रूस और व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसकी पहली कंडीशन है नाटो की सदस्यता से दूर रहे, और ये जो कब्जा की हुई ज़मीन है क्रीमिया और डोनबास, इस पर अपना अधिकार यूक्रेन है वो छोड़ दे, उसका रूस का स्थायी कब्जा हो। रूस नहीं चाहता कि पश्चिम वहाँ पर दखलंदाजी दे। पुतिन की अपनी एक छवि बन गई है कि वो यूक्रेन का युद्ध नहीं जीत पाए हैं, इसलिए उनके खुद के जो घर में है वो उनकी पॉलिटिकल विल और पावर को ये दर्शाता है कि वो कितनी ज़मीन है वो यूक्रेन की कब्जा लेंगे। इसलिए 20% जो भूमि वो जीत चुके हैं उससे वापस लौटना उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, रूस ने पिछले 3-4 साल में अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध और हथियारों पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उसकी जो टोटल जो बजट है वो 1/3 बजट है वो उसके रक्षा और युद्ध के ऊपर खर्च हो रहा है। उसने हथियारों की फैक्ट्री लगाना, हथियारों का जो लेन देन है या उसका प्रोडक्शन है, या जितना भी जो अर्थव्यवस्था वो उसने युद्ध के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इसलिए उसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। युद्ध यदि 3 साल, 5 साल, 10 साल भी चलता रहे तो रशिया उसको झेल सकता है। इसलिए ये प्रमुख जो बिंदु हैं रूस की ओर से कि वो किसी भी हालत में इनसे पीछे नहीं हट सकता है। तो ये यदि यूक्रेन के नज़रिए से देखा जाए तो यूक्रेन खुद ये अपनी पहली कंडीशन रखता है कि ये यूक्रेन की संप्रभुता का सवाल है कि कोई देश उसके ऊपर कैसे हमला कर सकता है और कैसे उसको कब्जा सकता है। दूसरा, यूक्रेन चाहता है कि जो रूस ने कब्जा किया है, जो क्षेत्र क्रीमिया और डोनबास हैं जो अपनाए कब्जाए हैं, उनको रूस पहले छोड़े, तभी इस युद्ध का शांति समझौता हो सकता है। साथ ही यूक्रेन चाहता है कि स्थायी रूप से वो नाटो का सदस्य बने। अभी उसने एप्लीकेशन ही डाला है और तभी रूस ने यह हाल कर दिया। तो उसकी ये कंडीशन है कि नाटो में जब मैं शामिल हो जाऊंगा तो भविष्य के लिए मेरी रक्षा है वो नाटो के देश हैं वो मिल करके करेंगे, रूस से टक्कर लेंगे। बेवजह की जो एक कहते हैं कि बैल मुझे मार की जो समस्या है उसको व्लादिमीर जेलेंस्की ने आमंत्रित किया, और स्थिति यहाँ तक आ गई कि अब ना तो वो नाटो में शामिल हो सके और ना युद्ध जीत सके। दोनों तरफ से देश का एक हिस्सा भी गायब हो गया रूस के हाथों,
3 साल से जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो टूट चुकी है और लाखों नागरिक हैं वो यूक्रेन छोड़ करके दूसरे देशों में माइग्रेट कर गए हैं। तो यूक्रेन के उद्देश्य हैं वो उसके लिए बहुत हानिकारक है। यूक्रेन चाहता है कि पश्चिम के देश हैं या नाटो के जितने भी सदस्य हैं वो सैन्य सहायता और आर्थिक मदद हैं वो बराबर यूक्रेन को देते रहे। जब दोनों ही देशों के उद्देश्य आपस में अलग अलग हैं तो ये युद्ध शायद खत्म नहीं हो सकता है। अब इसके बीच में कई ऐसे स्टेक होल्डर और फंस गए हैं कि दोनों देश यदि चाहें तो भी इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा जो युद्ध को भड़काने और आग में घी डालने का काम कर रहा है वो यूरोप, पूरा यूरोपियन यूनियन है, वो एक होकर के और यूक्रेन के पीछे खड़ा है, यानी पीछे ही खड़ा है, आगे नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन के हाथों यूक्रेन की पूरी ज़मीन है युद्ध के लिए काम में ली जा रही है और वहाँ से पूरा यूरोप रशिया से लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में शायद रशिया कभी नहीं चाहेगा कि पूरा यूरोप है वो अपनी शांति सेना या फिर हथियार वो यूक्रेन को भेजे और रूस की सीमा में खतरा पैदा करे, इसलिए वो कभी नहीं चाहते हैं और युद्ध इसीलिए रुक नहीं रहा है। ये दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसमें यूरोप को क्या मिला या उसके अपने क्या उद्देश्य हैं कि वो यदि इस युद्ध से हटा तो कौन कौन सी समस्याएं हैं वो आ खड़ी होंगी। असल में क्या है कि यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बहाने वो युद्धाभ्यास करते हैं और पूरे यूरोप की जो मशीनरी है, हथियार हैं, ट्रेनिंग है, सॉफ्टवेयर है और राडार सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सब यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को प्रोवाइड करवाते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से यूक्रेन गिरे। उनको साफ साफ पता है कि यदि यूक्रेन गिरा तो अगला नंबर पोलैंड का होगा और उससे अगला नंबर जो बाल्टिक देश हैं उनका होगा। रूस धीरे धीरे इन तमाम जो यूक्रेन और आसपास के जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के रूस की तरफ के, उनको सबको खा जाएगा एक एक करके, क्योंकि इन्होंने जो रूस और यूरोपियन यूनियन की जो राइवलरी है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें क्यों ये युद्ध बंद नहीं हो सकता, हमने बात की कि रूस के उद्देश्य, यूक्रेन के उद्देश्य और अब यूरोपियन यूनियन जो नाटो देश हैं उनके अपने उद्देश्य कि क्यों वो नहीं चाहते कि ये खत्म हो। अब इसके साथ साथ एक और स्टेक होल्डर इसमें फंसे हुए हैं। यूरोप का डर है कि यदि यूक्रेन गिरा तो निश्चित तौर पर अगला नंबर पोलैंड का और फिर बाल्टिक देशों का नंबर आएगा और धीरे धीरे रूस है वो यूरोप को खा जाएगा। और सबसे बड़ी जो यूरोप की ऊर्जा ज़रूरतें हैं, पावर सप्लाई है, वो यूक्रेन के रास्ते से है। तो ये भी उनकी अपनी एक बड़ी समस्या है कि वो यूक्रेन को गिरने नहीं देना चाह रहे हैं और यदि यूक्रेन हार गया तो यूरोप का मनोबल टूटेगा और किसी हद तक उसकी अर्थव्यवस्था भी टूटेगी, क्योंकि सब कुछ यूक्रेन के रास्ते से होता है। हालांकि यूरोप भी कभी रशिया से ऊर्जा और जो संसाधन है, मिनरल्स है, वो लेते थे, आज भी ले रहे हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है। ब्रिटेन और फ्रांस ने, जो कि यूरोप का हिस्सा है, उन्होंने एक अलग से एक संस्था बनाई कि कोएलिशन ऑफ द विलिंगनेस, कि लगभग 30 देश इसके अंडर आ चुके हैं और वो सब अपना धन इकट्ठा करते हैं, हथियार इकट्ठा करते हैं और सैनिकों का जमावड़ा, उनकी ट्रेनिंग, ये सब यूक्रेन के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये अलग से युद्ध समाप्ति की दिशा में कदम बढ़ाने की नहीं सोची जा रही है, बल्कि उसको लंबे समय तक कैसे जारी रखा जाए, इसके पीछे यूरोपियन यूनियन है वो काम करने लगा है। न चाहते हुए भी रूस और यूक्रेन युद्ध है वो इन्हीं कारणों से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबके अलग अलग उद्देश्य हो गए, सब स्टेक होल्डर्स हैं अपने लाभ और अपने डर को बचाए हुए हैं कि यदि ऐसा हुआ तो रूस खा जाएगा। इसलिए वो अपनी इस नीति पर हैं कि ये युद्ध समाप्त ही नहीं हो। अमेरिका का अपना बड़ा खेल है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में एक मीटिंग हुई। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार में थे उस टाइम पर वो बोला करते थे कि एक सप्ताह में मैं रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो रुकवा दूंगा, और उन्होंने नो डाउट खूब सारे प्रयास भी किए, दुनिया भर के टैरिफ लगाए हैं सभी देशों पर, और इस दौरान उनकी रणनीति है वो काम नहीं कर पाई। कल ही उन्होंने ये अपने कैबिनेट में बोला है कि मैं जो सोच रहा था वो सफल नहीं हो पाया,
और युद्ध को जितना हल्के में लिया था व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के बीच की समझ को, वो उनसे कहीं ज़्यादा निकली और रूस ने अपनी कंडीशन पर युद्ध को जारी रखने की बात कही। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप के जो फड़फड़ाते पंख हैं उनको विराम दिया। तो ये एक घटना हुई जिसको आप सभी ने देखा होगा। बाइडेन प्रशासन जो था उसमें भी लगभग 100 अरब डॉलर की सहायता है वो यूक्रेन को, हथियार और आर्थिक मदद है वो दी जा चुकी थी। तो अमेरिका अपने हिस्से की जो लाभ है वो लेना चाह रहा है कि वहाँ के 50% जो मिनरल्स हैं वो यदि अमेरिका को मिल जाएं तो वो रूस को समझा करके और वहाँ शांति स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अकेला रूस, अकेला यूक्रेन नहीं है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी है और चीन भी है, भारत भी है। सभी तरह से ये युद्ध के जो तार हैं वो पूरी दुनिया में उलझ गए हैं और सभी इसके हिस्सेदार बन गए हैं।